नॉलेज एंड न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र साहब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एमएसएमई का पद आपने 16 महीना पहले संभाला और इस दौरान कई चीज़ों की शुरुआत हुई, जैसे उद्योग आधार, लेकिन अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें समग्र विकास की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिले पेमेंट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय मैंने 16 महीने पूर्व संभाला और उसको संभालने के तत्काल पश्चात मेरे निगाह में माइक्रो जितना अधिक से अधिक व्यापक तौर पर पूरे देश भर में स्थापित होगा, उतने ही हम युवकों को इसमें समायोजित कर सकेंगे और उद्यमी बना सकेंगे। यह बात मेरे ध्यान में आई और उस दृष्टि से मैंने सूक्ष्म पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। सूक्ष्म लघु मध्यम ये जो उद्योग हैं निश्चित रूप से ऐसे हैं, अगर ढंग से किसी देश में विकसित हो जाएं तो वह देश विकसित देश के रूप में आ जाएगा। और ऐसा कई देशों का उदाहरण भी है। इसलिए मेरी मान्यता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करते हुए इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने इसी दिशा में प्रयास किया और मैंने आते ही ये एक स्लोगन दिया कि बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की हमारी यात्रा चलेगी। स्वरोजगार अर्थात ग्रामीण स्तर तक जो हमारा बेरोजगार नौजवान है, इसको किसी न किसी तरीके से उद्यमी के रूप में भी हम विकसित करें और साथ ही साथ अगर उद्यमी नहीं बन सकता है तो उसको किसी न किसी जगह रोजगार उपलब्ध कराने का हम प्रयास करें। तो इसके लिए हमने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेषतः एक हमने नई योजना शुरू की। उस योजना का नाम है एस्पायर। ये स्कीम फॉर इनोवेशन, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एस्पायर योजना है। इसमें नई नई चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम छोटे उद्यम शुरू कर सकते हैं या इसकी तरफ ध्यान मैंने आकर्षित किया। इसके लिए हमने लाइवलीहुड इनक्यूबेशन सेंटर्स भी जगह जगह स्थापित करने का प्रयास किया है। और ये लाइवलीहुड इनक्यूबेशन सेंटर्स, इसके अंदर छोटी छोटी मशीनें 4 लाख की, 7 लाख की, 12 लाख की, 20 लाख की ये मशीनें, इन मशीनों पर क्लास 10 से ऊपर ITI, पॉलिटेक्निक या इस प्रकार के लोग हैंड ऑन ट्रेनिंग करेंगे और कोई मशीनें लेना चाहेंगे तो बैंक से कर्जा कैसे मिल सकता है इसके लिए भी प्रयास करेंगे। और अगर किसी इंडस्ट्री में लगना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के आधार उनको लगवाया भी जा सकता है। और साथ ही साथ हमने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि VIC की तरफ से चालित है, जिसमें हम क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के द्वारा हम पैसा देते हैं। इसमें 10 लाख, 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का सब्सिडी हमारी रहती है। इसके अंदर भी जो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोग हैं उसको लगा दिया जाएगा, तो छोटी छोटी विलेज इंडस्ट्रीज हमारी ज़्यादा डेवलप होगी। इसको हमने करना प्रारंभ कर दिया। और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये प्रभावी तौर पर आगे चले और जिनको हम इसमें लगाएं उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो बैंकिंग से संबंधित थे, उनसे जोड़कर MOU किया है। RSETI करके एक संगठन है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो एक तरह से बैंकों का ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर जिले में इस प्रकार के लोगों की ट्रेनिंग कराना
और फिर ऐसे लोगों को पीएमईजीपी के लिए अप्लाई करवाना और ऐसे लोगों को सैंक्शन कराकर जो भी वो प्रोजेक्ट तैयार करके दें विलेज इंडस्ट्री की दृष्टि से उसको सैंक्शन करवाना, ये बड़ा प्रभावी तौर पर कराने का प्रयास किया है। इसका परिणाम हुआ है कि साल भर के हमने लगातार 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें एम्प्लॉय किया है। हमारी यूनिट्स बढ़ी हैं। ये सारी चीज़ें हमने करना शुरू कर दिया है। हमने लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिसमें बेरोजगार नौजवान अधिकाधिक आ सके, जो बड़ा अति मध्यम वर्गीय परिवार का है, युवतियां आ सकें, क्योंकि उनके लिए भी हमने किया है। टेलरिंग का है, निफ्ट का है, ब्यूटिशियन का है, और माने ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें भी इनको हमने लगाने का प्रयास किया है और ये ट्रेंड होकर स्वयं अपना कर भी सकती हैं, किया है लोगों ने, और उनको हम लगवा ही सकते हैं। इसमें हमें अच्छी प्रगति दिखाई पड़ी है। हमने तय किया है कि हम 5 वर्ष के अंदर 500 जिलों में लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स हम स्थापित कर ले जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि इस समय तक 100 से ज़्यादा पीपी मोड और हमारे एनएसआईसी की तरफ से 100 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर हमने प्रारंभ कर दिया है। हमने पीपी मोड भी इसके लिए अपनाया है। सैमसंग के साथ हमारा समझौता हुआ, और भी कंपनीज को भी हमने आग्रह किया है। इन्होंने सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक की जितनी मशीनें हैं उस पर लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के पश्चात सभी को इन्होंने एम्प्लॉय करने का निर्णय किया है। 10,000 लोगों को साल भर के अंदर एम्प्लॉय करेंगे, ये इन्होंने सुनिश्चित किया है। यह सक्सेस स्टोरी भी हमारी प्रारंभ हो गई है। तो प्रारंभ में ही हमने इस दिशा में प्रयास किया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आपने हाँ उद्योग, हाँ, जो आपने बैंकों की बात की, जैसे बेसल नॉर्म्स है, अब 1, 2 अब 3 आ गया है, लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसके नॉर्म्स में, तो इसको इजी करने के लिए कि क्या करेंगे? देखिए, बैंक का ये बात सही है कि जो हमारी माइक्रो स्मॉल है विशेष रूप से, इसमें 1 करोड़ तक का लोन बैंक से कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन है, और उसको हम दिलवाने का कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि फर्स्ट जनरेशन का जो होता है, इसमें कोई दिक्कत जा रही है, जल्दी बैंक लोन नहीं देते हैं। प्रयास करके हम उसको दिलवाने का उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और अगर किसी भी प्रकार से लोन देने में दिक्कत जाती है तो एमएसएमई ने स्वयं ये कहा है कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड हमने स्थापित की है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के आधार पर हम उनकी क्रेडिट गारंटी लेते हैं, और उस गारंटी के आधार पर बैंक को किसी प्रकार की दिक्कत न जाए, सिडबी के माध्यम से, सिडबी बैंक के माध्यम से इस चीज़ को करवाने का प्रयास करते हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इससे हमने 18 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया है। तो ये हमारा क्रम जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उद्यमी है, इसको परेशान न होने पड़े, कठिनाई न झेलनी पड़े। लेकिन कठिनाई जरूर है कि बैंक से अगर लोन लिया और लोन लेने के बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, काम करने की प्रक्रिया है, वो इतनी जटिल है कि उसके कारण वो बड़ा परेशान हो जाता है। और 3 महीने के अंदर कुछ न कुछ उसको देना चाहिए, जब नहीं दे पाता तो एनपीए हो जाता है। ये कठिनाई बड़ी तेजी से उभरी है। इसके कारण काफ़ी हमारे उद्यमी सफ़र किए हैं, और एनपीए हो जाने के बाद उनका मकान तक गिरवी चला जाता है। इतना अधिक इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, ये समस्या खड़ी हो जाती है। इसको भी हमने ठीक करने का प्रयास किया है। तो हमने ये किया है कि एनपीए, अगर किसी को लगता है कि एनपीए होने की स्थिति में है, तो वो बैंक को सीधे अप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम एनपीए होने जा रहे हैं, हमारे बारे में विचार करिए। तो हमने एक रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस एक करके इसका नोटिफिकेशन किया है। और जब वो उद्यमी ये कहता है कि हम एनपीए होने जा रहे हैं, हमारे बारे में विचार करिए, तो बैंक उस पर विचार करेगा, एक कमेटी बनाएगा। कमेटी का नाम है करेक्टिव एक्शन प्लान, और उस कमेटी के अंदर बैंक का भी प्रतिनिधि होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रतिनिधि होगा, इंडस्ट्री का भी प्रतिनिधि होगा, और ये सब लोग मिलकर एनपीए होने वाले व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं
और सही माने में लगता है कि उनका केस इस तरह के विचारणीय हैं, तो उसके लिए अवसर भी प्रदान करते हैं कि कैसे रिस्ट्रक्चरिंग इनकी हो जाए, किस ढंग से अपने को स्थापित कर लें, इसके लिए अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर एनपीए होना चाहते हैं। अच्छा। तो इस कमेटी में ये भी विचार होगा कि कौन ऐसा है जो जानबूझ करके एनपीए होना चाहता है, तो उसके साथ वैसा कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके कारण बहुत लाभ हुआ है। तीसरी चीज, हमने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जैसे ये हमने किया, वैसे ही जो इस प्रकार के लोग हैं रजिस्ट्रेशन के कारण जो परेशानी होती है, हमने एक नई चीज और बड़ी प्रभावी चीज अपने मंत्रालय के माध्यम से किया है। वो प्रभावी चीज है, हमने उद्योग आधार मेमोरेंडम ये बनाया है, जहां 100-200 पेज लोगों को पढ़ना पड़ता था, उसके अनुसार फॉर्म भरने पड़ते थे, और फॉर्म भरने में अनेक जटिलताएं थी, रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत भागदौड़ करना पड़ता था। हमने सबको संकलित करते हुए एक 20 पॉइंट्स उसमें एक पेज का बनाया है, जिसमें सारी आवश्यक चीज़ें आ गई हैं। उसमें एंटरप्रेन्योर का अकाउंट नंबर भी है, उसमें अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर है, अगर उसका आधार कार्ड नहीं है, उसके सीए का है, उसके और किसी का आधार कार्ड है, उसको लेंगे, ताकि और भी आवश्यक जो जानकारियां हैं उस फॉर्म के अंदर दर्ज है, जो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन करने के बाद जो उसको लेंगे, ये 20 पॉइंट भर करके दे देंगे, स्वयं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा विदिन 3 मिनट्स। सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर होगा, बिना एक पैसा खर्च किए होगा, और उसी स्वीकार्यता होगी। इसके कारण आम छोटे छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ हुआ है, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 1 महीना पूरा हुआ है उसको नोटिफाई किए हुए, इसमें से लगभग 35,000 से ज़्यादा ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। और जैसे जैसे इसका प्रचार होता जा रहा है, वैसे ऐसे लोग आते जा रहे हैं। तो इस दिशा में काम करने की कोशिश की गई है, ताकि किसी प्रकार की उनको कठिनाई न जाए, दिक्कत न जाए। हमारे तरफ से कोशिश ये है कि उद्यमी ढंग से अपना उद्योग लगा ले, उद्योग लगाने के प्रक्रिया में, रजिस्ट्रेशन में उसको किसी प्रकार की दिक्कत न जाए। प्रोजेक्ट लगाया है ऑनलाइन आधार पर, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये सारी चीज़ें करने का एक अच्छा परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। सर, जहाँ तक एमएसएमई में जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसको 3rd रेटिंग भी लेनी पड़ती है, 3rd पार्टी से रेटिंग होती है उसकी। उसके बाद भी बैंक रेटिंग करता है इंटरनल, लेकिन वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, वो उनको बताता नहीं है। तो इसमें बड़ी परेशानियां आती हैं कि वो किस तरह से देखिए, करता प्रथम है। बार रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये रेटिंग का प्रश्न ही होता है। जब उद्योग चल पड़ते हैं तब उस रेटिंग की समस्या खड़ी होती है। ये बात सही है कि रेटिंग एजेंसीज महंगी हैं, और जो माइक्रो स्मॉल, विशेषकर स्मॉल, इतनी महंगी रेटिंग कराने के लिए परेशान होता है। हमने इसके लिए सुविधा दी है, और हमने सुविधा दी है, हमारा जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, NSIC, इसके माध्यम से हमने 40,000 या 75% जो भी हो इसके अंतर्गत हमने सब्सिडी दी है। और इस सब्सिडी के कारण हमारे इस उद्यमी को बड़ा फायदा हुआ है। इससे रेटिंग एजेंसी उसकी रेटिंग करती हैं, रेटिंग के आधार पर उसकी रिपोर्ट जाती है, और फिर बैंक उसको जो आवश्यक कर्जे की आवश्यकता पड़ती है उसको प्रदान करते हैं। तो रेटिंग के लिए हमने सुविधा प्रदान की है। जो इंटरनल रेटिंग है उनकी, इंटरनल रेटिंग का भी, हाँ, उसमें भी कोई बहुत अधिक जो भी सुविधा हो सकती है, सुविधा के माध्यम से रेटिंग के कारण उनको कठिनाई न जाए, ये हमारा प्रयास है। और अगर कोई उद्यमी जानबूझ करके गड़बड़ करता है, चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है, तो परेशानी तो उसे झेलनी पड़ेगी। लेकिन रेटिंग के कारण, महंगे उसके कारण किसी प्रकार की दिक्कत जाए, इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। जी
सर 90% जो समस्या राज्य के स्तर पर होती है, आपकी सरकार इसे दूर करने के लिए क्या काम कर रही है? देखिए, सही माने में उद्योग ये राज्य का विषय है, क्योंकि सारा आधारभूत ढांचा राज्य की तरफ से ही स्थापित होता है। चाहे जमीन का मामला हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे पावर का मामला हो। हमने कोशिश की है कि राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इसको व्यवस्थित करें। और हमने उद्योग आधार मेमोरेंडम जो किया है, एक तरह से अधिकांश राज्यों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इसके पहले EM1, EM2 ये भी ऑनलाइन था और उसके आधार पर भी हम रजिस्ट्रेशन कराते थे। इसमें राज्यों ने इसको अपनाया, अर्थात हमारी सारी बातों को राज्यों ने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के अंतर्गत वो जो राज्य स्तर पर कठिनाइयां जाती थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। तो हमारी कोशिश है कि राज्य के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उद्यमी की जो परेशानी जा रही है उस परेशानी को दूर करने की दिशा में हम प्रयास करें। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, कई प्रदेशों ने ऐसा किया भी है। जैसे हमने राजस्थान का नाम राजस्थान ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश भी कर रहा है, तमिलनाडु, और ये सब लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे अधिक MSME की जो यूनिट है ये तमिलनाडु में है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो यूनिट सर्वाधिक है, लेकिन अभी उसको हम बहुत ज्यादा नहीं मान सकते और भी उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसको हमने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के माध्यम से, PMEGP के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा विलेज इंडस्ट्रीज अधिक से अधिक विकसित हों, अधिक से अधिक इंटरप्रेन्योर आए, यूनिट आए, उसमें लोगों को कम से कम एक यूनिट में कम से कम 5-7 लोग लग जाएं। ये हमारा प्रयास है। इसके कारण हमारी यूनिट भी लगेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अगर मान लो एक साल में 48,000 हुआ या 50,000 हुआ, तो 50,000 पर अगर लगा लीजिए तो लगभग 1-1.25 लाख 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो जाएगा। तो ये क्रमशः हमारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि लगभग 4.5 लाख इसके माध्यम से हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से हो रहा है और 16 महीने में हमने एक क्रांतिकारी स्वरूप स्थापित करने का प्रयास किया है। स्पायर योजना के जरिए से, PMEGP के जरिए से, और जो यूनिट्स हमारी खराब हैं तो क्लस्टर डेवलपमेंट के आधार पर भी हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री का क्लस्टर बनाना, उसको फिर उसके अनुरूप उसको सहायता प्रदान करना, ये भी हमारा प्रयास है। माइक्रो में जैसे अगरबत्तियां बनाना, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सिलाई करना, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर्स में औरतें लगी हुई हैं, मतलब छोटे छोटे जो उद्योग हैं, लेकिन उनका जो MSME में कैसे अप्रोच करें, वहाँ कहाँ नहीं, ये तो हो रहा है ना, तुम कर रहे हैं जो PMEGP है, लेकिन लेबर लॉ उनके लिए सरल होना चाहिए। इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है जी। PMEGP के माध्यम से आप अगरबत्ती बना सकती हैं, PMEGP के माध्यम से आप टर्निंग कर सकती हैं, PMEGP के माध्यम से मैंने ब्यूटी, ये सब कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। दोनों सेक्टर में हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं MSME के द्वारा। और PMEGP में जो पहले कुछ रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन भी समाप्त हो गया है। तो उसको हर तरफ हमने कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि जो भी बाकी के विशेषकर माइक्रो स्मॉल के लिए जो लेबर लॉ कठिनाई पैदा करता था, उसको भी हम कम कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, ताकि उसके कारण हमारे उद्यमी को कठिनाई न जाए। इसके लिए हमारा प्रयत्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्वयं चिंता व्यक्त की है और श्रमेव जयते के अवसर पर उन्होंने लॉन्च भी किया था कि 16 ऐसे कानून थे जिसके कारण दिक्कत जा रही थी, उसको ये किया उन्होंने। और उसमें कई चीज किया कि मान लो कि इंस्पेक्टर राज की जो लोग बात करते हैं, किसी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए कोई इंस्पेक्टर जाता है तो पहले कंप्यूटराइज डेटा है हमारे पास, इतनी इंडस्ट्री हैं, इतने हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, तो उसमें
किस दिन कहाँ कौन इंस्पेक्टर जाएगा, हम 24 घंटे पहले उसको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ का इंस्पेक्शन करना है और 75 आवर्स के अंतर्गत आपको रिपोर्ट देनी है। फिर भविष्य में वो जाएंगे ऐसा नहीं है, दूसरा कोई जाएगा। तो इसी कारण जो इंस्पेक्टर राज का एक हवा था वो समाप्त होगा। जी, उद्योग आधार एक नई शुरुआत है, लेकिन हर स्तर पर पहुंचाना इसकी बड़ी चुनौती है। डाटा को सार्वजनिक स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। किस तरह से विभाग काम कर रहा है इसमें? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात की जी, और हमने प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन दिए और मन की बात के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर उन्होंने कई चीज़ें की। आधार कार्ड को भी उन्होंने उसे रखने का प्रयास किया। तो इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया और सबसे पहले हमने ये काम किया अपने मिनिस्ट्री की तरफ से। पूरे देश भर में हमने हर जिले का इंडस्ट्रियल प्रोफाइल तैयार करवाया, स्किल मैपिंग करवाया और उसका ये रूप बन गया कि हर जिले में किस प्रकार की इंडस्ट्रियल प्रोफाइल है, किस प्रकार का रॉ मटेरियल है, किस प्रकार की जियोग्राफी है, किस प्रकार की जियोग्राफी है। ये हर प्रकार की चीज़ों को हमने देखने की कोशिश की है और उसके अनुसार वहाँ किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है ये भी करवाने का हमने प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की चीज़ की थी और साथ ही साथ पिछले बार आदरणीय श्री वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा किया था 10,000 वेंचर कैपिटल का। अब ये भी कहा था कि एमएसएमई और बाकी इसमें रहेगा, एक कमेटी बनेगी, कमेटी के आधार पर जो उसके रिकमेंडेशंस होंगे उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। और इसलिए कामत जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी, इसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने उद्योग आधार का एक सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर अपने मन की बात के अंतर्गत ये बात रखी थी। हमने उसका बाकायदे होमवर्क किया और होमवर्क करने के बाद उद्योग आधार उस सामने रखा। सामने रखने के पश्चात जितने भी सारे बिंदुओं को रजिस्ट्रेशन के अवसर पर लेते थे उसको देखा तो काफ़ी 150-200 पेज उसमें निकल करके आए। उसको जो प्रमुख बिंदु थे जिनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है जी, उन सारी चीज़ों को लेकर हमने 20 पॉइंट के अंतर्गत एक पेज में उसको बनाकर ऑनलाइन किया और उसमें जो इंटरप्रेन्योर है उसका अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड अगर उसका बनाए तो आधार कार्ड नंबर है और भी सारी चीज़ें हैं, उसके जितने भी प्रोफाइल है सारा का सारा उसमें विद्यमान है। और उसको ऑनलाइन होने के पश्चात वो भर के देते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होगा विद इन 3 मिनट्स हो जाएगा, एक पैसा खर्च किए बगैर हो जाएगा और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर होगा। उस अंदर डीआईसी किसी बात की बात करेगा ना और कोई बात होगी। लोगों ने सवाल उठाया कि भाई जिसके बाद आधार कार्ड नहीं है उसका क्या होगा, कुछ उन्होंने लिखा भी। तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, 20 हमारे ऑनलाइन है, 20 को ऑफलाइन के आधार पर करके डीआईसी से कराने हो जाएगा तुरंत। और अगर उसी पर करना है तो जो इंटरप्रेन्योर है उसका अगर सीए है, उसका और भी कोई इस बात का अधिकारी है, अगर उसका आधार कार्ड है उसको डाल दे, उसके आधार पर हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और ये बड़ा प्रभावी है और बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं महीने भर के अंदर लगभग 35,000 का रजिस्ट्रेशन हो जाना जी, ये सामान्य बात नहीं है और हम रोज इसको मॉनिटर कर रहे हैं, रोज इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो उद्योग आधार कार्ड उद्यमियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है और उद्यमियों के लिए एक तरह से मैं कहूं कि रामबाण है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। एमएसएमई का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी भुगतान 10 करोड़ को भी पार कर चुका है। तो इस विभाग की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकार क्या कहेगी? कुछ ऐसा लॉ बनाएगी कि 3 महीने में? देखिए ऐसा है, हमने बहुत सारी यूनिट बंद हो जाती हैं। हमने कानून बनाया खरीद नीति के बारे में और मैं कह सकता हूं कि सन 12 में बना हुआ कानून सभी पीएसयूज ने तो नहीं लिया, लेकिन तो भी पीएसयूज ने लिया और बिका।
लेकिन अपेक्षित नहीं था। बाद में 1 अप्रैल 2015 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया। इस समय लोग खरीद रहे हैं, 20% से ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन और भी आवश्यकता है। अभी जिस तरीके से पूरे पीएसयूज़ को लगना चाहिए वो पूरे नहीं लग पाए हैं। काफ़ी पीएसयूज़ जो हैं वो स्वयं बड़े निष्क्रिय हैं, यानी जिस तरह से पीएसयूज़ काम करने चाहिए वो स्वयं अपने कमज़ोर होने के नाते कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रयास ये है कि एमएसएमई के द्वारा उत्पादित जो माल है, सामान है, उसको पीएसयूज़ अधिक से अधिक खरीदें। ये भी प्रयास है कि जो पीएसयूज़ जिस प्रकार के पार्ट्स की ज़रूरत पड़े उसको ऑर्डर भी करें और साथ ही साथ टेंडर आदि में भी इनको सुविधा प्रदान हो, जैसा रूल्स के अंतर्गत हमने दे रखा है वो सुविधाएं दी जाएं। ये भी हमारी कोशिश है। ये बात सही है कि शिकायतें बहुत आ रही हैं, कई जगह टेंडर के मामले में आ रही है, कई जगह सीधे सीधे भाई इतने 100 टर्नओवर होगा तब करोड़ टर्नओवर होगा तब तुम्हारा किया जाएगा, इस प्रकार भी समस्या आ रही है। क्योंकि एमएसएमई के लिए टर्नओवर की समस्या अगर खड़ी कर जाएगी तो दिक्कत जा सकती है, जबकि कानून के अंतर्गत उसकी छूट है। तो ये हमारा प्रयास है कि जो भी कानून के अंदर प्रावधानित है उसको ठीक से पीएसयूज़ उसका उपयोग करें और एमएसएमई के द्वारा निर्मित माल को वो खरीदें। इससे लगातार हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और साल में एक बार समीक्षात्मक राष्ट्रीय स्तर पर सेक्रेटरी के नेतृत्व में उसकी मीटिंग भी होगी। तो इसी कारण मुझे लगता है कि हर स्तर पर प्रयास ये होगा कि एमएसएमई के द्वारा उत्पादित माल को, निर्मित माल को पीएसयूज़ खरीदें। इसके लिए मैंने स्वयं सभी मंत्रालयों को पत्र लिखा है, सभी पीएसयूज़ को मैंने पत्र लिखा है ताकि वो माल को खरीदें। और आपको जानकर खुशी होगी, डिफेंस है, रेल है, डिफेंस ने तो मुझसे कहा कि हम अधिक से अधिक खरीदेंगे, रेल भी खरीदेगा। तो प्रयत्न है कि हम एमएसएमई को मरने ना दें, सिक न होने दें, ये हमारी कोशिश है। तो ये जो डिलेड पेमेंट वाला है कि वो एक रूल बनना चाहिए। हाँ, डिलेड पेमेंट, क्योंकि वो कई करोड़ों का माल लेके उसकी पेमेंट ना होना, तो वो जो उद्योग है वो बंद होने की नहीं, डिलेड पेमेंट की समस्या है, उसके लिए भी प्रयास किया गया है, फैक्टरिंग की भी बात की गई है, लेकिन डिलेड पेमेंट की समस्या का समाधान हो इस दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर सरकार विचार कर रही है। सर, रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन दोहरे तलवार की तरह बैंकरों के लिए साबित हुआ है, बैंकर्स को क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जहां हमने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात बताई, वहीं हमने कहा रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, ये हमने शुरू कर दिया है। बैंक अब उसको बनाना शुरू की, कमेटी बनाकर उस पर विचार करना प्रारंभ कर दिए हैं और हम जगह जगह पता भी कर रहे हैं कि कहीं इंटरप्रेन्योर ने अगर शिकायत की कि भाई हम एनपीए होने जा रहे हैं, हमारे विचार करना है, अगर कहीं नहीं कर रहे हैं तो उसको भी हम जो भी उचित माध्यम है उस माध्यम का उपयोग करते हुए बैंक को भी हम चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि जो एसएमई सेक्टर की जो शिकायतें हैं एमएसएमई की, उसमें सरकार एक पर्टिकुलर विंग बनाने जा रही है, या कहाँ छोटे जो उद्योग हैं, सूक्ष्म जो उद्योग हैं, वह कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, आप तक कैसे पहुँचे, आप कैसे उसको पूरी तरह से सुनेंगे? उनको सोचना पड़ता है इस चीज़ों के लिए कि वो कहाँ शिकायतें करें, कहाँ उसका नहीं, हमने इसके लिए एक रिड्रेसल के लिए एक हमने सेल बना रखा है। शिकायतें आती हैं और शिकायतों का समाधान, उन्हें डर लगता है कि शिकायतें फिर वहां पहुंचेंगी, हमारा माल नहीं खरीदेंगे। नहीं, शिकायतें आती हैं, शिकायतों को निराकरण करके हम समाधान भी देते हैं। जी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इस समय जितनी भी शिकायत आई थी हमारे पास, लगभग सभी का हमने उत्तर भी दिया है, समाधान कराने का प्रयास भी किया है। ज्यादातर बैंक से संबंधित शिकायत आती है, ज्यादातर जो एनपीए हो रहे हैं और उन्होंने पूरा भी कर लिया, शर्त भी पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी बैंक ध्यान नहीं देता है, इससे कारण वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। इस प्रकार की भी शिकायतें आती हैं।
ऐसी कुछ शिकायतें आई तो सीधे सीधे बैंक से बात की गई कि ये तो ठीक नहीं है। तो ये प्रयास हो रहा है कि जो भी शिकायतें आई उसका समय से निराकरण हो जाए, ये हमारी कोशिश है। लेबर लॉ जो है सरल करने की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी होगी? बहुत ये सालों लेबर से लेबरों का शोषण जो चल रहा है। श्रम कानून में जहाँ तक आवश्यक सरलीकरण का प्रश्न है जी। उसको सरल करने की कोशिश की जा रही है और कई हुआ भी है, पिछली बार पास भी हुआ और भविष्य में भी प्रयास ये है कि हम श्रम कानून को इस तरीके से बनाएं जिसके आधार पर हमारे श्रमिक भी न परेशान हो और हमारी इंडस्ट्री भी ढंग से चल सके। और सबसे बड़ा ये है कि खादी कैविक उसका जो अमाउंट आता है, जो उस पर बजट दिया जाता है, वो कहाँ कितना खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च किया जा रहा है? क्योंकि जो खादी उद्योग भारत की माना जाता है, तो देखिए उसका पूरा जो वो है वो नहीं, हमारे यहाँ खादी का बाकायदे प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी जा रही है। हम विभिन्न चाहे एमडीए का माध्यम से हो चाहे केआरडीपी के माध्यम से हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से हम खादी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते जा रहे हैं। स्फूर्ति के माध्यम से उसमें भी पैसा लगाकर हम उसको और रिनोवेट करने का प्रयास करते जा रहे हैं। वर्कशेड भी उसमें तो पारदर्शिता के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। हम अधिकांश चीज़ें ऑनलाइन लाना चाहते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास भी है। हम उसमें एग्जीबिशन है, आपका मार्केटिंग के दृष्टि से और भी कई चीज़ें हैं, रिनोवेट करने का हमारा प्रयास चल रहा है ताकि खादी हर क्षेत्र में व्यवस्थित तौर पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। और साथ ही साथ हमने जो चरखा है जी, चरखा का भी रिनोवेशन किया है। पहले 4 स्पेंडल का था, उसको हमने 8 स्पेंडल का किया है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वर्कशेड को और विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो खादी संस्थाएं जो कुछ खराब स्थिति में आ गई हैं तो उनके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए हमने पैसा प्रावधानित किया है, उसमें हम लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम, जो मरी हुई संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं इस एनपीए के कारण भी निष्क्रिय हो गई हैं, ऐसे लोगों को रिवाइव करने का हमारा प्रयास चल रहा है और उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व भर में एमएसएमई मैन्युफैक्चर का आधार है। बड़े उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल्स इस पर निर्भर करते हैं। ऐसे में पीएम का जो मेक इन इंडिया का पूरा सपना है वो कैसे पूरा करेगी सरकार? पीएम ने मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी बात की है और मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे ऑटोमोबाइल से संबंधित जो सारी चीज़ें होंगी, चाहे और भी होंगे, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो भी इस बार के पार्ट्स हैं, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से जगह जगह छोटे छोटे उद्योगों का विकास करने का हमारा प्रयास है और उसी के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से काम करना शुरू किया है। और उसमें हमारी कोशिश ये है कि इसमें स्किल्ड मैन पावर भी हम दे सकें। स्किल्ड मैन पावर के लिए स्किल इंडिया करने की बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर ने इसका आपको लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया है। और साथ ही साथ हमारा जो निर्माण कार्य हो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट संबंधित हो, इस दिशा में प्रदूषण मुक्त हो, गुणवत्ता युक्त हो, ये हमारी कोशिश है। इसके लिए जितने भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सकते हैं जी, ये हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर दृष्टि से अधिक मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, अधिक से अधिक उद्यमी तैयार कर उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर सुविधा प्रदान करते हुए हम काम करते जा रहे हैं। और इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो सफल हो। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट एमएसएमई के माध्यम से ही सफल हो सकता है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं और उस दिशा में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। एमएसएमई को आरबीआई से कनेक्ट करना चाहेंगे भविष्य वो तो है, आरबीआई तो बकायदे गाइडलाइन देता है जी, बैंकों को एमएसएमई के लिए लोन के लिए की जो पारदर्शिता है नहीं, वो तो बकायदा गाइडलाइन देता है। आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पर ही
हम बैंकों से ऋण लेते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पर ही हम एमएसएमई को आगे बढ़ाता जा रहे हैं। जो टास्क फोर्स बनी थी, वो टास्क फोर्स के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। प्रति वर्ष दर वर्ष 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी और इसी हिसाब से 10% खाते के अंतर्गत बढ़ोतरी होगी। ये बाकायदे आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है और इस गाइडलाइन को जो भी नेशनलाइज बैंक हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे थे, शुरू किया है। तो इसलिए एमएसएमई उस गाइडलाइन के आधार पर ही बैंकों के द्वारा पोषित होती है और मुझे लगता है कि आगे इसी हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे। चलिए, एमएसएमई में आप अच्छा काम करें, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एमएसएमई के लिए। आपने इतना प्रश्न पूछ करके मुझे अपनी बात रखने का जो अवसर उपलब्ध कराया है, जिससे आम उद्यमी भी लाभान्वित हो सके और बाकी के लोगों को भी पता लग सके कि हाँ, एमएसएमई के दृष्टि से इतना सारा हो रहा है। ये आपने अवसर जो उपलब्ध कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।